Hello and great welcome to this particular session. तो बेटे आज के इस पर्टिकुलर सेशन को अब स्टार्ट करते हैं और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने नोट्स वगैरह निकाल लें वॉल्यूम 1 एडवांस अकाउंट्स का जो हमने आपको भेजा हुआ है और जिन लोगों ने भी कोर्स सब्सक्राइब करा हुआ है करेक्ट। तो वॉल्यूम 1 कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस इलस्ट्रेटेड क्वेश्चन वॉल्ट बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इसमें आप निकालें सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 करेक्ट। सेक्शन 1 जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं सेक्शन 1 बेसिक ग्राउंडिंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं नियर अबाउट 15 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन में रखे हुए हैं और टोटल सेक्शन नियर अबाउट 4 या 5 सेक्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि इवन दो ये छोटा चैप्टर है उसके बावजूद भी हमने लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स इसमें रखे हैं बिसाइड थ्योरेटिकल नोट्स करेक्ट। तो ठीक है, अब हमने इनिशियल ग्राउंडिंग वैसे तो कर ली है और सारी कॉन्सेप्चुअलिटी हमारी क्लियर है। अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि कितना वो ग्राउंडिंग जो है हम अभी तक ठीक तरीके से समझ पाए। 1.1 को लें। इसमें कहता है, वैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है सफिशिएंट रिजर्व, इसका मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट रिजर्व इसमें मौजूद होंगे। क्वेश्चन है कि खबरदार लिमिटेड बाइज बैक इट्स ओन 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। कहता है खबरदार लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और क्वेश्चन में तुम्हें बकायदा दिया हुआ है कि कंपनी ने अब की बार 4 लाख इक्विटी शेयर्स का बाई बैक करा है। 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है और कंपनी जो बाई बैक कर रही है पार पे कर रही है। फिर कहता है कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी के पास कुछ बैलेंस जनरल रिजर्व में है और उसके अलावा भी कंपनी के पास कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं। उसके अलावा भी कंपनी के पास कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, लेकिन वो कह रहा है कि कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं जितने भी कंपनी को चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो इसमें लाइन लिखी है कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। बेटे जो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स होते हैं ना उनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड का मतलब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स। तो पहले तो पॉइंट ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में तुम ये मान के चलोगे कि कंपनी के पास सफिशिएंट रेवेन्यू रिजर्व है। आगे उसने लिखा नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इज मेड। ऑब्वियसली हमें किसी फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और कह रहे हैं द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप है। हार्डली 2 मार्क का क्वेश्चन है और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक को देखते हैं। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर। इस केस में कंपनी कितने शेयर्स का बाई बैक कर रही है? सर 4 लाख शेयर्स का बाई बैक कर रही है। उसके बाद मैंने बताया था आप उसकी नॉमिनल वैल्यू को देखें। तो जो 4 लाख शेयर हम बाई बैक कर रहे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 40 लाख हो गई। बिकॉज इन शेयर्स का बाई बैक हम पार पे कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी प्रीमियम ऑन बाई बैक नहीं है। ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है निल, इसमें कोई प्रीमियम ऑन बाई बैक नहीं है। अब आपको ये मालूम है कि जब हम 4 लाख शेयर्स अपने वापस लेंगे और इंटू 10 के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू है तो इसका मतलब है कि मेरा कैपिटल बेस 40 लाख से कम होगा। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं और हम फ्रेश इश्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने कहा ये लिखा ही हुआ है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, तो जितना भी पैसा हमें चाहिए हम मान के चलेंगे कि उतने रिजर्व्स में बैलेंस मौजूद है। यानी कि मुझे 40 लाख चाहिए तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स 40 लाख का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बकायदा दिया हुआ है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मेरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहली एंट्री 4 लाख शेयर इंटू 10 के हिसाब से 40 लाख और 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 40 लाख, अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ बाई बैक। उसके बाद फिर हमने एंट्री लिखी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, तो इसलिए जनरल रिजर्व से हमने 40 लाख निकाले और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिए। कोई भी इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू नहीं है। अब मेरा कैपिटल बेस रेस्टोर हो चुका है। अब मैं अपनी इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट को एक्चुअल पेमेंट कर दूंगा। इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट 40 लाख टू बैंक अकाउंट, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। करेक्ट। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी जस्ट उसके बाद 1.2 को देखें। 1.2 में क्या कहते हैं?
1.2 में कहता है बाय बैक ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। अब ध्यान रखें, बाद में जब मैं तुम्हें लीगल प्रोविजंस कराऊंगा तो उसमें मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि लॉ ये कहता है कि जब तक कोई भी शेयर फुल्ली पेड नहीं है उसका बाय बैक नहीं करा जा सकता। जब तक कोई भी शेयर फुल्ली पेड नहीं है उसका बाय बैक नहीं करा जा सकता। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं चुपके चुपके लिमिटेड रिजॉल्व बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन to buy back 5 lakh of its equity shares of the face value of 10 each on which 8 has been paid up. अब पॉइंट क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी अपने 5 लाख शेयर्स का बाई बैक कर रही है। 5 लाख शेयर्स का उनकी फेस वैल्यू भी 10 रुपीज तुम्हें दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि इन शेयर की पेड अप वैल्यू अभी 8 है। इसका मतलब कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही बुलाए हैं। 8 जो है इनकी पेड अप वैल्यू है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम 5 लाख शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं जिनकी पेड अप वैल्यू 8 है। और अभी अभी मैंने आपसे कहा कि बाय बैक ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप। इसका मतलब जब तक शेयर्स फुल्ली पेड नहीं होंगे तब तक हम उनका बाय बैक नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां क्वेश्चन कह रहा है कि हम इन शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि कंपनी ने पहले इन शेयर्स को फुल्ली पेड करा होगा। और उसके बाद फिर हमने बाय बैक करा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले अपने शेयर्स को हमें फुल्ली पेड करना पड़ेगा। पहले हम उसको फुल्ली पेड करेंगे, फुल्ली पेड करने के बाद फिर हम उसका बाय बैक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ द कंपनी स्टूड एट 100 लाख। कहता है कंपनी के जनरल रिजर्व में 100 लाख है। और फिर से कहता है नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वाज मेड, पास नेसेसरी एंट्रीज। हार्डली 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि सबसे पहली एंट्री मेरी क्या होगी। सबसे पहले तो मैं एक एंट्री लिखूंगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। मेरी एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। तुम्हें याद होगा जब तुम अपनी पार्टली पेड अप शेयर की बची हुई कॉल को बुलाते थे तो तुम लोग इससे पहले के लेवल में कुछ ऐसे ही लिखते थे। तो हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी ने पहले बचा हुआ अमाउंट बुलाया होगा। तो मेरे 5 लाख शेयर हैं, 8 रुपीज के हिसाब से पेड अप है, तो इंटू 2 के हिसाब से इसका मतलब है कि मैंने बचे हुए 10 लाख रुपए बुला लिए। करेक्ट। और शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज इक्वल टू 10 लाख बीइंग कॉल मनी ड्यू। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट मैंने लिखा। तो 10 लाख रुपए से मैंने ये एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यानी कि इस एंट्री के करने से क्या हो गया, वैसे तुम चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। इक्विटी शेयर कॉल कैंसिल हो गया तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी तुम कर सकते हो। इस एंट्री के करने से अब मेरे शेयर फुल्ली पेड हो गए। अब मेरे शेयर फुल्ली पेड, यानी कि इसमें मुझे सिर्फ ये एंट्री करनी थी। अब मेरे शेयर फुल्ली पेड हो गए तो मैं इसी तरीके से एनालिसिस करूंगा जैसे हम करते हैं। नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक कितने हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं नॉमिनल वैल्यू कितनी है। 5 लाख शेयर को हम खरीद रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 50 लाख नॉमिनल वैल्यू है। इस क्वेश्चन में भी कोई प्रीमियम ऑन बाय बैक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा और जो उसके 5 लाख शेयर है 10 रुपए वाले 8 के हिसाब से उनका हमने बाय बैक करा है। करेक्ट। अब इस 50 लाख से क्या हुआ, मेरा कैपिटल बेस जो है कम हो गया। अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स और फ्रेश इश्यू हम करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुम्हारे पास जनरल रिजर्व में 100 लाख रुपए का बैलेंस है, यानी कि तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में भी सफिशिएंट रिजर्व है। तुम्हें सिर्फ 50 लाख चाहिए तो तुम अपने रिजर्व से 50 लाख रुपीज जो है वो यूटिलाइज कर लोगे और कोई भी फ्रेश इश्यू तुम्हारा नहीं होगा। जहां तक एंट्रीज का सवाल है, पहली एंट्री मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, मैंने यहां डायरेक्ट एंट्री लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तुम लिख सकते हो। फाइनल कॉल मेड एंड रिसीव, तो लेकिन उस केस में नरेशन तुम्हें इस तरह लिखनी पड़ेगी, फाइनल कॉल मेड एंड रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले तुमने अपनी शेयर कैपिटल को जो है फुल्ली पेड करना है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हारी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड हो गई। फुल्ली पेड होने के बाद फिर हम क्या करेंगे,
जो हम ड्यू एंट्री करते हैं वो एंट्री हमने करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख शेयर्स का बाईबैक हो रहा है 10 रुपीज के हिसाब से 50 लाख, और 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, ये एंट्री मैंने कर दी, अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ बाईबैक। उसके बाद फिर हमने अपनी कैपिटल को रेस्टोर करा। रेस्टोर करने के लिए हमने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करा, तो नेक्स्ट एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और 50 लाख से ये एंट्री हम करेंगे। और जब कैपिटल बेस एक बार रेस्टोर हो जाती है तो उसके बाद हमने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाना होता है। उसके लिए हम लिखते हैं इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को भी तुम कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट ये है कि पार्टली पेड अप शेयर का बाय बैक नहीं हो सकता। सो एज पर लॉ, buyback of partly paid up shares, PPS, partly paid up shares, is not possible as such. Partly paid up shares are to be made fully paid, उनको पहले fully paid करना जरूरी है, are to be made fully paid before buyback, fully paid before buyback। तो buyback करने से पहले उनको fully paid करना जरूरी है, fully paid before what we call buyback। तो ये इसमें एक पॉइंट है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। थर्ड में क्या कहता है, जरा इसको भी देखें। 1.3 सेक्शन 1 का तीसरा क्वेश्चन है, द शेयर कैपिटल ऑफ Q2 लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कोई कंपनी है, उसका नाम Q2 लिमिटेड है, उसके 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, और कहता है इस कंपनी के 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 100 रुपीज के हिसाब से, और ये सब फुल्ली पेड है। इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, प्रेफरेंस शेयर 25,000 शेयर है 100 के हिसाब से। आगे कहता है बिसाइड्स इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिसाइड्स कहता है इसके अलावा इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 40,000। अब उसने बताया कि कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, एक तो उसने हमें क्वेश्चन में यह बताया कि कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर उसने हमें बताया हुआ है, यानी कि कंपनी की इक्विटी शेयर इतनी है। और कहता है इसके अलावा कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, 25,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, और कहता है 100 रुपए का एक शेयर है। और अब उसने बताया कि कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 40,000 रुपीज है। फिर उसने आगे ये भी लिखा एंड जनरल रिजर्व ऑफ 7 लाख, और कंपनी के पास उसने बताया कि जनरल रिजर्व भी मौजूद है 7 लाख का। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 7 लाख रुपीज मौजूद है। अब उसने आगे क्वेश्चन में लिखा कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 ईच। 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 12 है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कंपनी ने जो 30,000 शेयर हैं जो कि 10 रुपए वाले हैं उनको 12 रुपए के हिसाब से बाय बैक करा। तो यहां पर बाय बैक तो हो रहा है लेकिन प्रीमियम पे हो रहा है, करेक्ट। आगे उसने क्या लिखा, फॉर दिस पर्पस इट यूटिलाइजेस सिक्योरिटी प्रीमियम इन फुल। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता ही चुका हूं। जब हम बाय बैक प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद अगर प्रीमियम में बैलेंस बच जाएगा तो उसका भी इस्तेमाल हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के रूप में कर सकते हैं। तो कह रहा है कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा यूज करा और जनरल रिजर्व से भी कुछ पैसा इस्तेमाल करा जितना हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले तो मुझे यह बताइए, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये तुम्हारे को 1 मिनट में आ जाना चाहिए। कितने शेयर का बाय बैक कर रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम 30,000 शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं। 30 का कर रहे हैं कि कितने का कर रहे हैं? उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में शेयर कैपिटल जो है 1 लाख है, 25,000 है। कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 30,000 इक्विटी शेयर्स, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं। अब जो हम बाय बैक कर रहे हैं 12 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले देखना पड़ता है नॉमिनल वैल्यू कितनी है। तो नॉमिनल वैल्यू तुमने देखा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 जो है वो 3 लाख की है।
और प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 2, 60,000 का प्रीमियम हो जाएगा, 60,000 का प्रीमियम हो गया। बिकॉज मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, भले ही हम प्रीमियम पे बाई बैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा कैपिटल बेस कितने से कम होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल तो डेबिट 3 लाख से ही होगी ना, इसलिए कैपिटल बेस आपका 3 लाख से कम होगा। अब इस कैपिटल बेस को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं और उसके अलावा फ्रेश इश्यू भी करते हैं। इससे पहले कि हम इसको करें, एक चीज तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। देखो तुम्हारे प्रीमियम ऑन बाई बैक में कितना बैलेंस है, 60,000 है। मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में भी बताया था, एकदम से वर्किंग स्टार्ट करने से पहले तुम अपनी ड्यू एंट्री कर लिया करो। अगर किसी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी भी एंट्री कर लिया करो। हालांकि इस क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले आप ड्यू एंट्री कर लें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 10 में लिखूंगा, 3 लाख की फिगर में लिखूंगा। फिर जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था, अब की बात हम इसको प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 2, 60,000 हो जाएगा। और 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 3,60,000 हो जाएगा। लास्ट सेशन में भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रीमियम ऑन बाई बैक है, ये कैपिटल नेचर का लॉस है। हमें इसको कोशिश होनी चाहिए हमारी कि इसको हम फटाफट राइट ऑफ कर दें। अब जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, तो लास्ट सेशन में मैंने ये कहा था कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट आप राइट ऑफ करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रीमियम ऑन बाई बैक तो 60,000 का है और हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 40,000 रुपीज मौजूद है। तो पहले तो प्रीमियम ऑन बाई बैक को मुझे राइट ऑफ करना है, इसको तो मैं क्रेडिट करूंगा। 2 प्रीमियम ऑन बाई बैक, 60,000 का प्रीमियम ऑन बाई बैक मुझे राइट ऑफ करना है। अब बिकॉज मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट मैं 40,000 का अमाउंट ही राइट ऑफ कर सकता हूं। लेकिन लास्ट सेशन में मैंने तुमसे यह भी कहा था कि प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम है तो फिर हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जनरल रिजर्व से 20,000 रुपीज ले लिए। जनरल रिजर्व में काफी पैसा इस क्वेश्चन में मौजूद है, उसने दिया हुआ है जनरल रिजर्व में 7 लाख रुपए मौजूद हैं, तो 20,000 हमने जनरल रिजर्व से ले लिए। तो सेकेंड एंट्री में मैंने क्या करा, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अब प्रीमियम ऑन बायबैक हमने खत्म कर दिया, करेक्ट। अच्छा जी, अब जब मैं इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करूंगा, तो मैंने अब तुम्हें लास्ट सेशन में यह भी कहा था कि जब हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं, वैसे तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अब बैलेंस बचा ही नहीं है। 40,000 का जो बैलेंस था वो तो पूरा ही यूज हो गया राइट ऑफ करने में। तो इसलिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो 3 लाख के लिए मैंने जनरल रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर करा है। इज इट क्लियर टू यू? जाहिर है कि इस क्वेश्चन में भी मुझे फ्रेश इश्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस मौजूद है। तो अब मेरी एंट्री जो होगी, नेक्स्ट एंट्री जनरल यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री मैंने लिख दी। इस एंट्री को करने के बाद अब मेरा कैपिटल बेस जो है वो ऑलरेडी रेस्टोर हो गया है, कोई फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं है, और अब मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा दूंगा। इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू बैंक 3,60,000। ये हमारी एक्चुअल पेमेंट की एंट्री हो गई। इज इट क्लियर टू यू? अब एक नया पॉइंट इसमें है, बाई बैक एट ए डिस्काउंट। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो सेक्शन 53 के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती एट ए डिस्काउंट पर, पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन बाय बैक ऑफ शेयर डिस्काउंट पे हो सकता है। इसमें है कि हम वापस कर देंगे लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और कहता है उसकी शेयर कैपिटल जो है ₹15 लाख है, शेयर कैपिटल 15 लाख की है, और उसने बताया ये जो 15 लाख रुपए है कंप्राइजिंग ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक तो उसने हमें बताया कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में है, और उसने हमें बताया कि कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, और 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इसका मतलब 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल तो इक्विटी है। हालांकि उसने बताया कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 15 लाख है, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, और फिर उसने बताया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब उसने हमें बताया कि 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो
इसका मतलब कंपनी के 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, लेकिन वो 10 रुपए के हिसाब से हैं, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो मिला करके इनकी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे उसने ये भी क्लियर कर दिया कि ये दोनों जो शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप हैं। आगे उसने लिखा द कंपनी हैज sufficient general reserve to its credit to enable it to comply with the legal formalities connected with the buyback of share। मैंने कहा इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व में सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है, जितना भी आपको चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में भी कोई फ्रेश इश्यू नहीं होगा। आगे अब उसने लिखा इट वॉज डिसाइडेड टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹9 पर शेयर। तो अब की बार देखो मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर हैं। अब 1 लाख इक्विटी शेयर में से हम बाई बैक कितने का कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो नंबर ऑफ शेयर जो हम बाई बैक कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, तो नंबर ऑफ शेयर जो हम बॉट बैक करेंगे 20% कर रहे हैं। तो 1 लाख का 20%, 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसका 20% का मतलब 20,000 शेयर का हम बाई बैक कर रहे हैं। अब 20,000 शेयर का हम बाई बैक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो बाई बैक हम करेंगे आपकी बार 9 रुपए के हिसाब से करेंगे, 9 रुपीज के हिसाब से करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेकिन मेरी शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? 20,000 इंटू 10 के हिसाब से कम होगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। वैसे अभी आगे हम देखेंगे कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को बाई बैक को करती, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स का बाई बैक करती है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे हम बाई बैक कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपए की बजाय शेयर तो 10 रुपए का है, 20,000 इंटू 10 2 लाख का है, लेकिन पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है हमें? 20,000 इंटू 9 1,80,000। तो 20,000 रुपीज जो है वो हमारे लिए अब की बार गेन है। तो जब भी शेयर्स को डिस्काउंट पे वापस करेंगे, जो गेन होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। पॉइंट ये है, तो वही पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया। इफ बाई बैक if buyback is at a discount, अगर buyback डिस्काउंट पे है, if buyback is at a discount, then it would be a gain to the entity। तो फिर तो कंपनी के लिए ये गेन है। it would be a gain, ये कंपनी के लिए गेन है। it would be a gain to the entity, और एंटिटी इस गेन को क्या करेगी? अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि कैपिटल नेचर का गेन है। इट वुड बी ए गेन टू द एंटिटी एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। तो इसको तुम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तुम्हारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। तुम्हें बता देता हूं, देखो यहां पर, वैसे ये सब इसमें इतना एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। 20,000 शेयर्स का मैं बाई बैक कर रहा हूं, और नॉमिनल वैल्यू तो 20,000 इंटू 10 2 लाख ही होगी, बिकॉज शेयर कैपिटल 2 लाख से कम होगी, इसलिए कैपिटल बेस तो 2 लाख से ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन बाई बैक का तो मतलब ही नहीं होता इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम डिस्काउंट पे वापस कर रहे हैं। अब अपने कैपिटल बेस के लिए मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करना होगा, और क्वेश्चन में लिखा था कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है। तो सफिशिएंट रिजर्व का मतलब जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए उतना रिजर्व में मौजूद है, तो हमने रिजर्व से पैसा ले लिया, कोई फ्रेश इशू की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अब इस केस में मेरी पहली एंट्री क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 10, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लाख लिखूंगा। 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। इक्विटी शेयर बाई बैक का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो तुमने उनको कितना पैसा देना है आपकी बात? 20,000 इंटू 9 के हिसाब से देना है, क्योंकि तुम शेयर 9 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हें गेन हो गया 20,000 रुपए का, 20,000 तुम्हें पे नहीं करने। और अभी अभी मैंने बताया कि ये जो गेन होगा इसको कैपिटल रिजर्व में ले जाया जाएगा 20,000 इंटू 1। ये पॉइंट है। अब हमारा कैपिटल बेस 2 लाख से कम हुआ, उसको फिलअप करने के लिए आपने जनरल रिजर्व से पैसा यूटिलाइज करा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 लाख से आपकी एंट्री होगी। इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर तुम एक्चुअल पेमेंट कर दोगे। इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक अकाउंट 1,80,000। तो ये आपकी एंट्री इस क्वेश्चन में होगी। यहां तक ठीक है? कल मैंने इसके बारे में भी चर्चा करी थी, आपको याद होगा, बाय बैक एट ए प्रीमियम एंड फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इन एब्सोल्यूट टर्म।
तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है बाई बैक तो कर रही है, ऑफ कोर्स बाई बैक प्रीमियम पे कर रही है, और फ्रेश इश्यू जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मौजूद है, यानी कि जो फ्रेश इश्यू का अमाउंट है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। लास्ट सेशन में मैंने ये बताया था कि अगर फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा, तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पहले हम फ्रेश इश्यू को कंसीडर करेंगे अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि वफादार लिमिटेड हैज ए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। कह रहा है वफादार लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, पहले तो उसने हमें यह बताया, और उसने ये बताया कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो ₹20 लाख की है। कितने की है? 20 लाख रुपए की कंपनी की शेयर कैपिटल है। पहले तो उसने ये कहा, और उसने कहा जो 20 लाख रुपए की कैपिटल है वो डिवाइडेड इनटू 10 है, यानी कि एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। एक शेयर 10 रुपए का है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 20 लाख को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब 2 लाख शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। यही तो मतलब हो गया। 2 लाख इंटू 10 20 लाख होता है। आगे कह रहा है इट रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड करना। इट रिजॉल्व टू बाई बैक 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। तो कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हम 50,000 इक्विटी शेयर्स का बाई बैक करेंगे। अब जैसे ही तुमने ये लाइन पढ़ी तो तुमने नोट करना शुरू कर दिया कि नंबर ऑफ शेयर जो हम बाई बैक कर रहे हैं वो 50,000 का शेयर का बाई बैक कर रहे हैं। फिर तुमने ये भी नोट कर लिया कि उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50,000 इंटू 10, तो तुम्हें पता लग गया कि उनकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो 5 लाख है। ऑफ कोर्स इन शेयर को अब की बार जो तुम वापस करोगे प्रीमियम पे करोगे, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक वो गलती से यहां पर लिखा हुआ है, तुम चलो मैं इसके आगे लिख देता हूं 2,50,000। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक 2,50,000 है, करेक्ट। इतना प्रीमियम मुझे राइट ऑफ भी करना है इस लाइन के मुताबिक। आगे उसने कहा फॉर दिस पर्पस इट इश्यूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। कहते हैं इस पर्पस के लिए, यानी कि बाई बैक के पर्पस के लिए अब की बार हमने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश इश्यू करे, यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है। तो बाद में बिकॉज तुम्हारा कैपिटल बेस नॉमिनल वैल्यू से कम होता है, अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश इश्यू की फिगर को कंसीडर करेंगे। अब फ्रेश इश्यू उसने बता दिया कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो 2 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट तो प्रेफरेंस शेयर से हो जाएगी, यानी कि 5 लाख में से 2 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट प्रेफरेंस शेयर से होगी। तो इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फिर मुझे करना पड़ेगा। आगे उसने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कंपनी हैज टू इट्स क्रेडिट ₹2,50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब उसने हमें यह भी बताया कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,50,000 रुपए पहले से ही मौजूद हैं, और उसने यह भी बताया कि कंपनी के पास 10 लाख जनरल रिजर्व में भी मौजूद है। यह भी उसने क्वेश्चन में बता दिया कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए जनरल रिजर्व में भी मौजूद है। यहां तक ठीक है? अच्छा जी, तो क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया, हमें यहां तक तो पता लग चुका है कि 50,000 शेयर का बाई बैक कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है, और प्रीमियम ऑन बाई बैक 2.5 लाख रुपए का है। और हमें यह भी पता लग चुका है कि हम फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में 20,000 प्रेफरेंस शेयर का करेंगे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख का। इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने अपनी एंट्री लिखी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए, और बिकॉज प्रीमियम पे वापस कर रहे हो तो 50,000 इंटू 5 2,50,000, और इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट आपने लिख दिया 7,50,000। जैसे ही आपने ये लिखा तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब प्रीमियम ऑन बाई बैक में 2,50,000 है, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 2,50,000 रुपीज है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट, ये मैंने प्रीमियम को राइट ऑफ भी कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने अपनी इस वर्किंग को देखा, तो 5 लाख रुपए मुझे रिप्लेस करने हैं, 2 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट फ्रेश इश्यू से हो गई, तो इसका मतलब मुझे 3 लाख रुपए चाहिए।
वो 3 लाख रुपए में जनरल रिजर्व से ले लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व में बहुत सारा पैसा मौजूद है, 10 लाख रुपए का पैसा मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब तुमने ये 2 एंट्री कर ली तो उसके बाद तुमने फ्रेश इश्यू की एंट्री करनी है, क्योंकि फ्रेश इश्यू पहले कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने एंट्री कर दी। उसके बाद मैंने जनरल रिजर्व से पैसा यूटिलाइज करा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, मैंने ये एंट्री कर दी। तो अब मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। तो बस मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जब फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा तो पहले आप फ्रेश इश्यू को तवज्जो देंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करेंगे। और फिर इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 7,50,000 पे करने हैं, तो टू बैंक हमने 7,50,000 इनको पे कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? बाई बैक ऑफ पार्टी पेड ऑफ शेयर के बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया, तो इस क्वेश्चन को तुम खुद कर लोगे। करेक्ट, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि पहले शेयर को फुल्ली पेड इसमें करना होता है। बाई बैक एट ए प्रीमियम, ये मैंने तुम्हें सेल्फ अटेम्प्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। इज इट क्लियर टू यू? ये भी मैंने बाई बैक एट ए डिस्काउंट सेल्फ अटेम्प्ट है, ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। हालांकि सारे क्वेश्चन सॉल्व है। 1.9 फ्रेश इश्यू इज गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये भी मैंने तुम्हें अभी करा दिया, तो ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया, तो ये भी तुम्हें होमवर्क के लिए करना है। फिर बाई बैक एट ए प्रीमियम एंड फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये मैंने अभी कराया, तो ये भी तुम्हारे होमवर्क के लिए है। बाई बैक एट ए डिस्काउंट, ये भी तुमको होमवर्क करना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर बाई बैक एट ए प्रीमियम, ये सारी चीजें अब तुम्हें आती हैं, तो ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाई बैक ऑफ पार्टी पेड ऑफ शेयर मुझे बताने की जरूरत नहीं, और ये क्वेश्चंस तुम आसानी से कर सकते हो। यानी कि पहले सेक्शन में अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे हो जाने चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 को समझने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, सेक्शन 2 को समझने के लिए लीजिए जी सेक्शन 2, वो क्या कह रहा है सेक्शन 2 में? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डेनी लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च। अब वो कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है, डेनी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और 31 मार्च 2022 को ये बैलेंस शीट तुम्हारे सामने दी हुई है। इस बैलेंस शीट में उसने क्या कहा, सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है कि इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, करेक्ट। 3 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 3 लाख इंटू 10 30 लाख है। उसके अलावा कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए मौजूद हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 है, कंपनी के पास 14% डिवेंचर भी कंपनी ने इश्यू करे हुए हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर इतने के हैं। आगे उसने बताया कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, और फिर ये टोटल तुम्हें दिया हुआ है। मेन पॉइंट जो है क्वेश्चन के, वो कहता है 1 अप्रैल 2022 को शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डिसाइड ये हुआ कि हम बाई बैक करेंगे, और स्कीम को शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया है। कहता है 15% ऑफ इक्विटी शेयर्स वुड बी बॉट बैक एट 11 पर शेयर। अब की बार कहता है कि हमने केवल 15% का बाई बैक करना है, नंबर 1। देखो 25% तक मैक्सिमम बाई बैक हो सकता है अनलिस्टेड कंपनीज के केस में, हम अभी 15 का ही कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी है। हमारे टोटल 3 लाख शेयर हैं, तो 3 लाख का 15% हम बाई बैक कर रहे हैं। 10 रुपए वाले शेयर को 11 रुपए के हिसाब से बाई बैक कर रहे हैं। आगे उसने बताया कि बैलेंस इन जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ये लाइन तुम्हें लिखी रहेगी अधिकतर, और वैसे भी हम उनको फुलेस्ट एक्सटेंट पर हमेशा यूज करते भी हैं। आगे कह रहा है इश्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टेनीज एज पर द रिक्वायरमेंट। अब देखो यहां पर फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमारे रिजर्व्स में जितनी कमी होगी, यानी कि जो शॉर्टेज होगी, उसके लिए मैं फ्रेश इश्यू करूंगा। यहां फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, हमें यह नहीं दिया हुआ कि हम कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, सिर्फ ये दिया हुआ है कि हम प्रेफरेंस शेयर का इश्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी की भी हमें जरूरत होगी। करेक्ट। पास दी जनरल एंट्रीज। अब इसमें बेसिकली मुझे जनरल, तुम्हारे लेवल पर अधिकतर जनरल एंट्रीज ही आती हैं, लेकिन उसने कहा बैलेंस शीट भी आप बना करके दिखाओ आफ्टर द बाई बैक ऑफ शेयर। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप यहां पर देखना शुरू कर दें।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या करा, जैसा कि नॉर्मली हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसी पैटर्न के हिसाब से ही आप मूव करें। देखो, एक यूनिफॉर्म अप्रोच होना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में कंप्लीट कमांड हासिल करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करा, लीजिए जी, स्टेप नंबर 1 में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो आपने भी एनालिसिस करा, एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के लिए पहले तो हम यही देखते हैं कितने शेयर्स का हम बाई बैक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, जितने भी शेयर्स का हम बाई बैक कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, कितने शेयर्स को हम वापस ला रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे कितने शेयर्स हैं। सर 3 लाख शेयर्स हैं, और मुझे ये देखना पड़ेगा कितना परसेंट मैं बाई बैक कर रहा हूं। 15% का इस क्वेश्चन में लिखा है कि हम बाई बैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 45,000 शेयर्स का बाई बैक कर रहे हैं। 45,000 शेयर्स का बाई बैक कर रहे हैं, ये मुझे पता लग गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है और क्या मैं इनको प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो ये देखने के लिए मैंने यहां पर लिखा नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू का जहां तक सवाल है, 45,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। तो 45,000 इंटू 10 करके 4,50,000 का अमाउंट हमारे पास आ गया। ये तो नॉमिनल वैल्यू है। इसका मतलब है इतने अमाउंट से मेरा कैपिटल बेस कम होगा, बिकॉज हम बाई बैक जो कर रहे हैं 11 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना हो जाएगा, 45,000 शेयर्स इंटू 1। 10 रुपए का शेयर है और 1 रुपए प्रीमियम पर हम वापस कर रहे हैं, तो 45,000 रुपीज जो है प्रीमियम ऑन बाई बैक हो जाएगा। यहां तक ठीक है। बाद में मुझे अपने कैपिटल बेस को रिप्लेस भी करना है। कैपिटल बेस को रिप्लेस करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना होता है और उसके अलावा हमें फ्रेश इश्यू करना होता है। इस क्वेश्चन में भी मैं पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करूंगा और उसके बाद फ्रेश इश्यू करूंगा। लेकिन ये चीजें करने से पहले मैंने कहा हमें पहले ड्यू एंट्री वगैरह पास कर लेनी चाहिए। तो अब हमने पहले तो देखा कि भाई एंट्रीज यहां से हमने स्टार्ट करी, एंट्रीज। अब एंट्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 शेयर्स जो हैं 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास वापस आ रहे हैं। 45,000 इंटू 10, तो कितना अमाउंट होगा, 4,50,000। तो 4,50,000 मैंने लिख दिया। क्या प्रीमियम है। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक भी आपने लिख दिया 45,000 इंटू 1। बार बार ये ब्रैकेट में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली 4,50,000 और 45,000 लिख सकते हो। फिर आपने लिख दिया टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। तो 4,95,000 रुपीज हमें एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, जो हम बाद में कर देंगे। इसका मतलब है कि अमाउंट ड्यू की एंट्री हमने कर दी, बीइंग अमाउंट ड्यू। उसके बाद अमाउंट ड्यू को करने के बाद अगली एंट्री हमने करी। मैंने कहा अगली एंट्री आपको क्या करनी है कि जो प्रीमियम ऑन बाई बैक है उसको आपको राइट ऑफ करना है, प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। जैसे कि आप देख रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास इस क्वेश्चन में 50,000 रुपए मौजूद हैं। 50 में से आपको सिर्फ 45,000 की जरूरत है। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मुझे 50 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 45,000 की जरूरत है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट, प्रीमियम ऑन बाई बैक जिसमें कि डेबिट बैलेंसेस को क्रेडिट कर करके मैंने फिनिश कर दिया। तो इस तरह हमने ये एंट्री इसमें कर दी। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक भी खत्म हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्या इस क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, क्या इस क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। सर इस क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन हमें नजर नहीं आई है।
तो नहीं आई है तो फिर अगली एंट्री करने से पहले अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्किंग के पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। 4.5 लाख रुपए मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में भी बताया था कि जब आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करेंगे तो आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कुछ पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के बाद, तो उसका भी यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपीज बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, 45,000 हमने इस्तेमाल कर लिए, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी भी 5,000 रुपीज हैं जिसका कि मैं अब यूटिलाइजेशन करूंगा। उसके बाद मुझे और पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैंने जनरल रिजर्व को देखा, अब जनरल रिजर्व को हम जब देखेंगे, अच्छा जी, जनरल रिजर्व, अब मुझे जनरल रिजर्व भी इस क्वेश्चन में चाहिए। अब मैंने ये देखा कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितने हैं, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 1 लाख के हैं, तो मैंने 1 लाख जनरल रिजर्व से ले लिए। तो अब इस क्वेश्चन में कोई और रेवेन्यू नेचर का रिजर्व हमें नजर नहीं आया, तो 1 लाख जनरल रिजर्व में है, 5,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिए। तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हमने इस्तेमाल तो करे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस्तेमाल करने के बाद हमने देखा कि केवल 1,05,000 का रिप्लेसमेंट हुआ है, जबकि मुझे तो रिप्लेसमेंट कितने का करना है, 4.5 लाख का करना है। इसका मतलब मुझे कुछ फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर्स का करेंगे, तो इसका मतलब जो फ्रेश इशू करना पड़ेगा 4,50,000 माइनस 1,05,000, तो इसका मतलब 3,45,000 का फ्रेश इशू मुझे करना पड़ेगा। 3,45,000 का फ्रेश इशू मुझे करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे वर्किंग का पार्ट पूरा होगा, अब मुझे अगली एंट्री इसमें करनी पड़ेगी। अगली एंट्री मैंने जो करनी है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की करनी है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, एक तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में बचे हुए 5,000 का इस्तेमाल करा, उसके बाद हमने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, इजंट इट और नॉट, और फिर हम लिख देंगे टू CRR अकाउंट। तो CRR अकाउंट में अब 1,05,000 रुपए आ गए, यहां तक ठीक। उसके बाद अब जो मैंने फ्रेश इशू करा है उसकी एंट्री आप कर देंगे। अब जो आपने फ्रेश इशू करा उसकी एंट्री आप करेंगे। याद रखें कि जो फ्रेश इशू आपने करा है वो 3,45,000 का करा है, तो उसकी एंट्री अब आपने करी बैंक अकाउंट डेबिट 3,45,000 और अब क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था कि जो फ्रेश इशू हमने करा है वो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का करा है, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,45,000। इसके करने से एक तो रिप्लेसमेंट हो गई, दूसरा कैश का बैलेंस भी बढ़ गया 3,45,000 से। उसके अलावा अब हमारा कैपिटल रेस्टोरमेंट का काम पूरा हो गया है। अब हम एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर देंगे, एक्चुअल पेमेंट। तो जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा, एक्चुअल पेमेंट, अब मैंने एक्चुअल पेमेंट करी, तो बेटे जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा तो क्या करूंगा ये भी जरा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दें, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, उसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, अब उसको डेबिट कर देंगे। 4,95,000 की एक्चुअल पेमेंट हमने करनी है, और टू बैंक अकाउंट, ये काम आपको करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इज इट क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की कि किस तरीके से इसमें हमने मूव करना है? उसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट भी बनाना चाहते हैं, बैलेंस शीट, तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी पुरानी बैलेंस शीट को हमेशा हमें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए, करेक्ट? अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमने पहले तो लिखना शुरू करा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी आपने लिखा 1 शेयर होल्डर्स फंड, या इक्विटी भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। उसके अंदर मैंने लिखा शेयर कैपिटल ए। अब शेयर कैपिटल के अंदर भी
हमने लिखा पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटे जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दी हुई थी 30 लैक्स की दी हुई थी, करेक्ट, बैलेंस शीट के अंदर 30 लैक्स की शेयर कैपिटल दी थी, और 30 लाख की जो शेयर कैपिटल दी थी उस 30 लाख में से 4,50,000 की शेयर कैपिटल हमने वापस कर दी है, यानी कि शेयर कैपिटल 4.5 लाख से डेबिट हो गई थी। तो इसका मतलब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इस वक्त जो बैलेंस है वो 25,50,000 का बैलेंस है। 25,50,000 का इस वक्त उसमें बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा आपको यह याद होना चाहिए कि आपने कुछ फ्रेश इशू भी करा है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपने फ्रेश इशू करा है, और 3,45,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अब शेयर कैपिटल के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। उसके अलावा फिर हम इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट जो थी या जो दी हुई है उसमें जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस था। आपको याद होगा जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपीस थे, और हमने 1 लाख के जनरल रिजर्व यूज कर लिए, तो इसका मतलब यूज का मतलब सीआरआर में ट्रांसफर कर दिए, तो जनरल रिजर्व में अब कोई बैलेंस नहीं है। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपके 50,000 थे। 50,000 में से आपने 45,000 तो प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दिया, और जो बचा हुआ 5,000 था वो सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी कोई बैलेंस अब नहीं होगा। उसके अलावा लेकिन अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1,05,000 आ गए, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व से 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम से 5,000 रुपए सीआरआर में ट्रांसफर कर दिए। तो ये अब आपकी रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन होगी। उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कुछ नॉन करेंट लायबिलिटी दी है, हालांकि उसका कोई वैसे यूज नहीं है। 10% डिवेंचर्स के रूप में तुम्हें लायबिलिटी दी हुई है 14 लाख की, तो वो तुम सीधा लिख दोगे। और उसके अलावा फिर तुम्हें कुछ करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स के रूप में क्वेश्चन में दी हुई है 15,15,000 की, वो भी तुम लिख दोगे। उसके बाद फिर तुम इसका टोटल वगैरह कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? एसेट्स, एसेट साइड में बहुत सारे आइटम्स दिए थे, लेकिन एसेट्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले 1 नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट के अंदर भी 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी जब आप लिखोगे तो एक तो आपका बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 6,30,000, अब उसमें तो कोई चेंज है नहीं, वो तो तुम वैसे ही लिख दो डायरेक्टली 6,30,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी तुम्हें दिया हुआ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है 23,50,000 का 23,50,000 ही आप लिख देंगे। अपनी पुरानी बैलेंस शीट को अपने सामने रखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनानी चाहिए। पुरानी बैलेंस शीट को आप देखोगे तो उसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिया हुआ है 3,50,000, तो 3,50,000 का अमाउंट आपने लिखना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अलावा फिर क्वेश्चन में तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स दी हुई थी, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फिर आपने एनसीए के अंदर फिर आपने लिखा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जो आपको दिया हुआ है, हम मान के चल रहे हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बेटे जो क्वेश्चन में था आपको बैलेंस शीट के अंदर 3,70,000 का अमाउंट है। सॉरी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने लिखा इसमें करंट एसेट। अब जहां तक करंट एसेट्स का सवाल है, एक तो स्टॉक का अमाउंट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और स्टॉक का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ था 12 लाख रुपए का मेरे ख्याल से, तो 12 लाख रुपए तुम लिख दो। स्टॉक के बाद तुम्हें जो दिया हुआ है डेटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स का अमाउंट भी आपको लिखना पड़ेगा। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, तो 5,90,000 जैसे दिए थे उसको तुमने लिख देना है। हाँ, मेन चीज थोड़ी होती है प्रॉब्लम कैश एट बैंक में, तो कैश एट बैंक का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि कैश एट बैंक में बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट लिखा हुआ है। सर 5,75,000 लिखा हुआ है, राइट। क्या तुमने इस क्वेश्चन में किसी करंट एसेट को बेचा है? नो सर, नहीं बेचा। क्या कोई फ्रेश इश्यू करा है? यस सर। तो कितने का करा है? 3,45,000 का। तो इसका मतलब तुम्हारा कैश 3,45,000 से बढ़ जाएगा, और फिर तुमने जो एक्चुअल पेमेंट करी है वो 4,95,000 की करी है।
तो इस तरह कैश एट बैंक का बैलेंस आउटर कॉलम में तुम लिखोगे 4,25,000। इस तरीके से बैलेंस शीट हम बनाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं। समझ में आया या नहीं आया? राइट सर, बिल्कुल समझ में आया। आ रहा है ना? तो समझ में बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, डेट इज द मेन पॉइंट। इस क्वेश्चन को करने के बाद आइए जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद जरा अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। 2.2 को भी देखो। तो 2.2 में क्या कहता है, जरा इसकी भी चर्चा करें। 2.2 में क्या कहता है? कहता है बैलेंस शीट ऑफ मिडनाइट लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2022। मिडनाइट लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में काबिले गौर आइटम जो हैं, इक्विटी शेयर 20 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 200 लाख रुपए का अमाउंट आउटर कॉलम में दिया हुआ है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हो, एक तो जनरल रिजर्व मौजूद है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी मौजूद है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी मौजूद है, फिर कुछ लायबिलिटीज हैं, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स और टर्म लोन्स के रूप में। ऑपोजिट साइड में एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है जो कि 272,20,000 के हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स हैं और कैश एट बैंक 16,80,000 का दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे उसने क्या लिखा है, कहते हैं एट ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ द अबव स्टेटेड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की जो डेट है उस दिन एक मीटिंग हुई शेयर होल्डर्स की, जिसमें कि ये डिसीजन पास करे गए। क्या डिसीजन पास करे गए इसमें? कहता है कि हम 15% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो बाई बैक करेंगे, लेकिन 16 रुपए के हिसाब से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी 15% शेयर का बाई बैक हो रहा है, नंबर 1, और बाई बैक 6 रुपए के हिसाब से हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दे दिया कि 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹20 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 15% वुड बी इश्यू टू फाइनेंस द बाई बैक। अब देखो यहां पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है कि इस कंपनी ने जब बाई बैक करा तो बाई बैक के लिए ऑफ कोर्स हमें शेयर होल्डर का पैसा लौटाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी ने बाई बैक को फाइनेंस करने के लिए डिवेंचर्स जो हैं इश्यू करे हैं, 20 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू करे और 15% प्रीमियम पे करे हैं। हमने 20 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू करे हैं, 15% प्रीमियम पे करे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम डिवेंचर इश्यू करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अब की बार हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो इश्यू करने से कैश आएगा, डिवेंचर बढ़ेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिवेंचर जब हम इश्यू करेंगे उससे हमारी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जो हमारा कैपिटल बेस है वो कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवेंचर जो है वो कैपिटल बेस का पार्ट नहीं होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। हाँ, इसके करने से बस ये होगा कि कैश बैलेंस आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर कहता है जनरल रिजर्व वुड बी यूज्ड लीविंग ए बैलेंस ऑफ 10 लाख। तो कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी होती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स को इतने तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या कह रहा है, जनरल रिजर्व अकाउंट में 25 लाख रुपए का बैलेंस आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जनरल रिजर्व आप इस्तेमाल करना चाहे करें, लेकिन उसमें मिनिमम बैलेंस 10 लाख का बचना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि 25 लाख में से 10 लाख रुपए तो मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए, तो इसका मतलब मैं 15 लाख तक का जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर सकता हूं, उससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मतलब निकलेगा, इजंट इट और नॉट? आगे उसने क्या लिखा? आगे कहता है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20 लाख वुड बी सोल्ड आउट फॉर ₹28 लाख। अब तुम देख रहे हो कि बैलेंस शीट में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वैसे तो 75 लाख की है। वो कह रहा है 75 लाख की इन्वेस्टमेंट में से तुमने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी, लेकिन 20 लाख की इन्वेस्टमेंट को तुमने 28 लाख पर बेचा, यानी कि 8 लाख के प्रॉफिट पर बेचा है। ये क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने सॉल्व करके तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लव यू टू एक्चुअली जस्ट पे अटेंशन हियर। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा तरीके से, जैसे मेरी आदत है कराने की, तो मैं वैसे कराऊंगा ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेकिन क्वेश्चन अपने सामने ओपन करके रखें, क्योंकि मुझे मोस्टली फिगर्स मेमोराइज्ड रहती है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जरूरत होगी तो मैं क्वेश्चन में देख लूंगा। करेक्ट? आइए जी, बाकी तो फिर मैंने तुमसे पूछते हुए जाना ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, ये बताओ। जैसे इस क्वेश्चन को तुम एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हो,
और हमेशा कभी भी लिखो तो यही सोच के करना है कि हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। तो लिखें आप फटाफट, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक। तो जो शेयर्स आप बाई बैक कर रहे हैं इसमें भी हम 15% कर रहे हैं। और जब हम बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि 20 लाख हमारे शेयर हैं, करेक्ट। और 20 लाख का पहले तो 15% कितना हो जाएगा ये हमने देखा, डेट इज इक्वल टू 3 लाख। इसका मतलब 3 लाख शेयर्स का हम बाई बैक करेंगे। अब 3 लाख शेयर्स का हम बाई बैक करेंगे, जैसे तुम्हें यह पता लग गया फिर तुमने क्या करना है, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू और उस पर हमें जो प्रीमियम पे करना है उसको हमें कंसीडर करना है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी ये मैंने देखा, तो 3 लाख शेयर का बाई बैक है। अब 3 लाख शेयर्स हैं, इंटू 10 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 30 लाख। तो इसका मतलब 30 लाख नॉमिनल वैल्यू है। तो मेरा कैपिटल बेस 30 लाख से कम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक भी मुझे देखना है। आपकी बार हम 16 रुपए के हिसाब से वापस कर रहे हैं, 6 रुपए प्रीमियम। तो इसका मतलब 3 लाख जो शेयर हैं इंटू 6, ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, ये काम करने के बाद जाहिर है कि बाद में मुझे इसको रिप्लेस भी करना है, तो इसकी रिप्लेसमेंट की वर्किंग भी मुझे बाद में करनी पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना पड़ता है और उसके अलावा हमें फ्रेश इशू करना पड़ता है। लेकिन ये काम हम एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ एंट्रीज को अपनी तवज्जो दे दी। एंट्रीज बताओ बेटे, पहली एंट्री आपकी क्या होगी? सर अमाउंट ड्यू। वैसे तुम चाहो तो इसकी नरेशन ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक, अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक and cancellation and cancellation and cancellation of bought back shares। जो शेयर्स हमने वापस खरीद लिए उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। देखो बेटे, जब इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट करता हूं ना, तो इसका मतलब है कि हम अपने शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि लॉ ये कहता है जो शेयर आप बाई बैक करते हैं तो बाई बैक करने के बाद उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनको कैंसिल करना जरूरी है। तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम से चाहो तो ऐसे भी एंट्री लिख, ऐसे भी नरेशन लिख सकते हो, करेक्ट। आइए जी, अब मैंने इसमें एंट्री लिखी तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो हम देख ही चुके हैं, 3 लाख शेयर्स का बाई बैक है और 10 रुपए के हिसाब से हम बाई बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब 30 लाख रुपए का बाई बैक है। तो 30 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू, लेकिन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक। तो 3 लाख शेयर हैं, हर शेयर पे 6 रुपए का प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा। तो 3 लाख इंटू 6 के हिसाब से कितना हो गया, 18 लाख हो गया। तो 18 लाख में लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, 18 लाख लिख दूंगा। फिर क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर बाई बैक। इक्विटी शेयर, सर क्या इक्विटी शेयर होल्डर लिख सकते हैं? बेटे बेटर है कि अब वही टर्म लिखो जो कि लॉ चाहता है। तो इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 48 लाख, यानी कि इक्विटी शेयर बाई बैक ही आपको लिखना चाहिए। इस एंट्री के करने से इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, कैंसिल हो गई 30 लाख से, तो इसलिए कम हो गई। प्रीमियम ऑन बाई बैक मुझे अब राइट ऑफ करना पड़ेगा। मेरी अगली एंट्री प्रीमियम को राइट ऑफ करने की होगी, लेकिन राइट ऑफ करने से पहले अब एक चीज का और ध्यान रखना जो बहुत ही अहम पॉइंट है। कभी भी क्वेश्चन में अगर यह दिया हो कि कंपनी बाई बैक को फाइनेंस करने के लिए कोई डिवेंचर वगैरह इश्यू कर रही है और खास तौर से अगर उनको प्रीमियम पे कर रही है, तो एकदम से प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने से पहले मेरी एडवाइस है कि उस एंट्री को कर लिया करो, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रीमियम आएगा।
तो तुम्हें एग्जैक्टली प्रीमियम की पोजीशन तुम्हारे सामने क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में एक तो तुमने अपने डिवेंचर का इश्यू करा है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर, और जो डिवेंचर आपने इश्यू करे हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपने जो डिवेंचर इश्यू करे हैं, मेरे ख्याल से आपने जो डिवेंचर इश्यू करे थे 20 लाख के डिवेंचर इश्यू करे थे, इजंट इट और नॉट, और उसको आपने प्रीमियम पे इश्यू करा था। तो एंट्री तुम्हारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब बेटे 20 लाख के डिवेंचर हैं और वो कहता है उसको 15% प्रीमियम पे इश्यू करा, तो 20 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 3 लाख प्रीमियम हो जाएगा। तो इसका मतलब 23 लाख रुपीस हमें मिलेंगे, 23 लाख रुपीस हमें मिलेंगे। और मैं क्या लिखूंगा, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जो 10% डिवेंचर हमने इश्यू करे हैं वो 15% प्रीमियम पे करें, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो 20 लाख रुपए के डिवेंचर बाहर चले गए और उसका 15% प्रीमियम हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज इक्वल टू 3 लाख। तो इस एंट्री के करने से एक तो कैश बैलेंस बढ़ गया, बैलेंस शीट में 10% डिवेंचर भी आएंगे न्यू बैलेंस शीट में, और जो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है वो भी 3 लाख से बढ़ गया। इसलिए प्रीमियम की पोजीशन भी आपके सामने क्लियर होती चली जा रही है। आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर कभी भी डिवेंचर वगैरह हम इश्यू कर रहे हैं, करेक्ट, तो उसकी एंट्री तो करनी चाहिए, लेकिन वर्किंग को करने से पहले मैंने लास्ट सेशन में यह भी कहा था कि अगर हम किसी एसेट वगैरह को बेच रहे हैं तो उस एसेट को बेचने की एंट्री भी आप कर लेना। जैसे कि इस क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट है, तो सेल ऑफ एसेट को भी आप करना चाहते हो, एंट्री उसकी भी पहले कर लो, सेल ऑफ एसेट। क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तुम सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहे, उन इन्वेस्टमेंट में से आप 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, लेकिन 20 लाख की इन्वेस्टमेंट को आप 28 लाख में बेच रहे हो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था। तो इसलिए 28 लाख में मैं, जस्ट वेट, 28 लाख में तुमने बेचा है इन्वेस्टमेंट को, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, 28 लाख में मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो बाहर जा रही है वो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 20 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर चली गई, तो मैंने 20 लाख लिख दिया। उसके अलावा जो गेन होगा वो कहां चले जाएगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाना चाहिए, जाना क्या चाहिए, वहीं जाएगा बेटा। तो 8 लाख रुपीस वहां चला गया। अब तुम चाहो तो अपने प्रीमियम को अब राइट ऑफ कर सकते हो, वैसे राइट ऑफ तो तुम इस एंट्री को करने के बाद भी कर सकते थे। तो अब मैंने प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर दिया, प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन बाई बैक रिटर्न ऑफ। अब प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, 18 लाख। अब तुम ध्यान से देखोगे कि तुम्हारे पास इनफ पैसा है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, तो पूरा अमाउंट तुम प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट 3 लाख से बढ़ भी चुका है, इस बात को भूलना नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां क्रेडिट हो रहा है, जो बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम है वो बैलेंस 3 लाख से बढ़ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे अब मेरे पास सफिशिएंट पैसा है। प्रीमियम ऑन बाई बैक, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक मुझे 18 लाख रुपए का राइट ऑफ करना है, और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है, 18 लाख रुपए का बैलेंस मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया, या कोई डाउट है इसमें किसी तरीके का? सर नो, किसी तरीके का हमें डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 22 लाख रुपए पहले से थे, 3 लाख रुपए तुम्हारा प्रीमियम और बढ़ गया, तो 22 प्लस 3 25 लाख रुपए तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, और उसमें से तुमने 18 लाख रुपए यूज कर लिए प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने में। इनफैक्ट राइट ऑफ करने के बाद भी अभी भी प्रीमियम में कुछ बैलेंस तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो अब मैं अगर अपनी वर्किंग की तरफ आता हूं, अब वर्किंग में मैंने तुमसे कई बार कह दिया है कि हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उस बैलेंस का इस्तेमाल करना लाजमी है।
अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो यहां पर, तब भी आपका सॉल्यूशन जो है वो ठीक नहीं माना जाएगा, इसलिए ध्यान रखें इस पॉइंट का। मैंने क्या कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस है, देखो बैलेंस शीट के अंदर उसमें 22 लाख रुपए मौजूद है, और फिर तुमने जब डिवेंचर 3 लाख के प्रीमियम पे इश्यू करे तो 25 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। उस 25 लाख में से तुमने प्रीमियम ऑन बाई बैक राइट ऑफ कर दिया 18 लाख रुपए, इजंट इट और नॉट? तो 25 लाख में से 18 लाख माइनस कर दें तो कितना बैलेंस बच गया, 7 लाख रुपए। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 7 लाख रुपीस का बैलेंस है। अब मैंने जनरल रिजर्व को देखा। अब बेटे जनरल रिजर्व में 25 लाख रुपए तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक रेस्ट्रिक्शन थी कि 10 लाख रुपए का बैलेंस तो जनरल रिजर्व में बचना ही चाहिए। इसका मतलब है मैं मैक्सिमम जनरल रिजर्व जो इस्तेमाल कर सकता हूं वो 25 लाख का कर सकता हूं। तो 25 लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व से ले ली। अब उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है, देखो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख रुपए का है, और अभी अभी हमने बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपए का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर बेटे 5 लाख का है, और अभी अभी हमने जब इन्वेस्टमेंट को बेचा तो 8 लाख रुपए से प्रॉफिट और बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13 लाख रुपए हैं, 13 लाख रुपए मौजूद है। लेकिन लेकिन मुझे तो 30 लाख पूरे करने हैं ना। 30 लाख में से 22 लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे पास। बिकॉज मुझे 30 लाख चाहिए और 22 लाख हो चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे और कितना रिजर्व चाहिए, 8 लाख का चाहिए, तभी तो ये 30 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब 13 लाख है तो सही, पर 13 लाख में से मैं सिर्फ 8 लाख का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सिर्फ 8 लाख का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे कोई फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मेरे पास रिजर्व जो है वो सफिशिएंट मात्रा में मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? राइट सर, हमारी समझ में ये पॉइंट तो आ गया है। तो यहां तक हम पहुंचे थे, उसके बाद हमने फिर क्या करा था, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर लिया है, हमारा कैपिटल बेस जो है रेस्टोर हो गया है। तो अब हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री कर देंगे। तो हमने जो जो रिजर्व्स यूटिलाइज करे वो हमने लिखने शुरू कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम में 7 लाख रुपए बचे हुए थे, तो वो 7 लाख हमने अब इस्तेमाल कर लिया, और अब सिक्योरिटी प्रीमियम 0 हो जाएगा। जनरल रिजर्व में 25 लाख हैं, लेकिन हम 15 लाख ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने 15 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए, तो 10 लाख रुपए न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 13 लाख मौजूद थे, लेकिन जरूरत हमें सिर्फ 8 लाख की थी, तो हमने 8 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बचा हुआ बैलेंस है 13 माइनस 8, 5 लाख रुपए वो आएगा। और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी आ जाएगा 30 लाख रुपए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज मैंने कहा लिक्विडेशन के टाइम पर ही हो सकता है, और वैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक और यूज है कि इसका यूज आप बोनस इश्यू के लिए भी कर सकते हैं। करेक्ट? इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है। करेक्ट? तो ऐसे करना जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन में, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दूंगा। एक्चुअल पेमेंट, तो मैंने अब एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दी। एक्चुअल पेमेंट की बेटे क्या एंट्री है बताओ जरा। इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक। तो इक्विटी शेयर बायबैक 30 लाख और 16 लाख, यानी कि हमने 48 लाख रुपीस उनको पे करने हैं, तो 48 लाख में उनको पे कर देता हूं टू बैंक अकाउंट। 48 लाख रुपीस हमने उनको पे कर दी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले तो आपको लिखना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी जो भी लिखना चाहें, उसमें भी आप लिखेंगे ए शेयर कैपिटल,
अब बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितनी है, पहले तो आप उसको लिखोगे। बैलेंस शीट के अंदर आपकी शेयर कैपिटल 200 लाख की तुम्हें दी हुई थी। 200 लाख में से जैसा कि आपने देखा 30 लाख की नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने वापस कर दी। इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जो है अब 170 लाख, जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है उसमें इतना बैलेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने कोई फ्रेश इशू भी नहीं करा है। तो उसके बाद फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस, अब बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व था, जैसा कि मैंने बताया भी आपको, जनरल रिजर्व में 25 लाख तो थे, लेकिन 25 लाख में से हम 15 लाख ही यूज कर पाए और 10 लाख रुपए अभी भी यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। मैंने बताया 22 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए डिवेंचर इश्यू करके आए 25 लाख, फिर 25 लाख में से 18 लाख रुपए हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में लगा दिए, बच गए 7 लाख, और 7 लाख रुपए हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अब 5 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है, क्योंकि 5 लाख बैलेंस शीट में दिया हुआ है। 8 लाख हमने इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट कमाया 13 लाख, और 13 लाख में से हमने 8 लाख यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर लिया, तो 5 लाख का बैलेंस बचेगा। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपका 30 लाख रुपए आ जाएंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बेटे 30 लाख रुपए आपके ये आ गए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आइटम है आपका पॉइंट नंबर 2 की तरफ आती है, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब मैंने कहा उसमें तो कोई चेंज नहीं है, जो तुम्हें दिया हुआ था। एक तो तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 10% डिवेंचर दिए हुए थे, अगर तुम्हें ध्यान से देखा हो तो 75 लाख रुपीस के डिवेंचर्स तो तुम्हें दिए ही हुए, और उसके बाद तुमने अब की बार इस क्वेश्चन में कुछ डिवेंचर इश्यू करे हैं। 20 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर आपने इश्यू करे हैं, तो 20 लाख रुपए से डिवेंचर बढ़ जाएंगे, तो 95 लाख रुपीस का अमाउंट डिवेंचर का बैलेंस शीट में आ जाएगा। उसके अलावा फिर हम करंट लायबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी का जहां तक सवाल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में तुम्हें 80 लाख दिए हुए हैं, 80 लाख दिए हुए। फिर तुम इसको टोटल कर लोगे, वैसे 425 लाख तुम्हारा टोटल आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद करके उसको देखो। उसके अलावा एसेट्स, जहां तक एसेट साइड का सवाल है, पहले तो नॉन करेंट एसेट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने लिखा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट एक ही चीज है, वैसे तुम्हें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब उसमें तो कोई चेंज नहीं है। 2 कितना था, 272200, मेरे ख्याल से इतना ही था। ठीक है, चेक कर लेना ये फिगर, अब एकदम से कई बार कुछ फिगर याद नहीं रहती। फिर मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 75 लाख की इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 75 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। अब 75 लाख की इन्वेस्टमेंट में से हमने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो बेच दी, वो एक अलग मैटर है कि हमने उसको 28 लाख में बेचा, लेकिन 20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो चली गई ना, तो 55 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बैलेंस शीट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आपने नोट करा इस क्वेश्चन में तुम्हारे को कुछ करंट एसेट थे, तो करंट एसेट हम लिखेंगे। अब करंट एसेट जो हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, एक तो मेरे ख्याल से डेटर्स था 30,20,000, और तुम्हें इस क्वेश्चन में कैश बैंक दिया हुआ था। कैश और बैंक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आप ये देखो कि तुम्हारा बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था, 16,80,000। फिर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे या रिकैप करेंगे, तो हमने देखा कि हमने डिवेंचर इश्यू करे थे, तो उसकी वजह से 23 लाख का कैश हमें आया था डिवेंचर को इश्यू करने से। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट भी बेची थी, इन्वेस्टमेंट को बेच करके 28 लाख का कैश आया था। इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू तो नहीं था, और लास्ट में हमने 48 लाख रुपीस की पेमेंट अपने शेयर होल्डर्स को कर दी। तो इसका मतलब जब मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा तो 19,80,000 मैंने लिख दिए। तो अब हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल मैंने आपको बताया 425 लाख आ जाएगा। तो बेटे जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप कर लें, और
मैंने कहा कि लिमिटेड टाइम के लिए जिन लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और उनके पास तो अब नोट्स है ही, तुमने देख ही लिया है कि अब फिर हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करा जाए। तो फटाफट ये तीनों वॉल्यूम आप ले लें, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली है मैं उनके लिए ये कह रहा हूं, ठीक है? ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर फीडबैक्स ऑल्सो एंड शेल मेट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अब जो नेक्स्ट सेशन है वो इसी वक्त पर हम आपसे मिलेंगे, करेक्ट इसी टाइम पर आपसे मिलेंगे। सो टाइम टू से गुड बाय।